नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ की राजनीति गजब के मोड़ पर आगे बढ़ रही है, जहां सीजीपीएससी के मेरिट घोटाले से लेकर तमाम आरोपों की सूची लेकर भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन यात्रा निकाली, तो कांग्रेस ने भी अपने पुराने स्टैंड से आगे बढ़कर पीएम आवास की योजना को राहुल गांधी के माध्यम से आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दरअसल छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द आचार संहिता लगने जा रही है। इसके बाद विधानसभा चुनाव होंगे और पूरा प्रशासन निर्वाचन आयोग के हाथ में होगा। यही कारण है कि बहुत जल्दी बड़ी बड़ी बातें हो रही है, बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही है। ऐसे माहौल में भाजपा का युवा चेहरा पूर्व आईएएस ओपी चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीजीपीएससी के मेरिट सूची घोटाले वाले मुद्दे पर सरकार के विरुद्ध पहले से कहीं ज्यादा अनेक गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ आगमन के दौरान युवाओं की आवाज को दबाने की कुछ बातें कही और कहते कहते वो ये याद दिलाना नहीं भूले कि किस तरह से वो बेहद कठिन परिस्थितियों में, विषम हालात में आईएएस सेलेक्ट हुए थे। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि अब जब युवाओं की बात नहीं सुनी जा रही है तो हाई कोर्ट ने स्थगन दे दिया है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सीजीपीएससी वाले मुद्दे पर एक्शन ले, जहां चेयरमैन के 5 रिश्तेदारों को नियुक्ति मिली है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सीजीपीएससी के चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी और सचिव के अलावा उप परीक्षा नियंत्रक जैसे तमाम पदों में बैठे हुए लोगों के ऊपर आरोप बेहद गंभीर हैं और प्रामाणिक रूप से यह बात सामने रखी जा रही है। दरअसल कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता राहुल गांधी का जब बिलासपुर आगमन हुआ था, तब वहां दिल्ली के एक चैनल लल्लन टॉप से बात करते हुए युवाओं ने अनेक बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए। जो पुरानी परीक्षाएं हुई थी उसमें क्या कुछ हुआ 2018 से लेकर अब तक, वो सारी बातें युवा पूरी तैयारी के साथ बता रहे थे। उनके हाथ में कुछ कागजात थे। ओपी चौधरी उसी बात का उल्लेख कर रहे थे कि जो अंक मिलते हैं उसको भी हमने आप लोगों को दिखाया था कि एग्जामिनर, डिप्टी हेड एग्जामिनर और हेड एग्जामिनर तीनों अलग अलग स्कोर देते हैं, लेकिन सभी क्वेश्चंस में सब में बराबर अंक दे दिए गए। कोई कह रहा है कि किस किस तरह के आरोप इस सरकार पर मुखर होकर के छत्तीसगढ़िया युवा भाई बहन लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बोलते हैं कि कोई शिकायत आई है क्या। उनके विधायक के सामने नोटों की गड्डियां जाती है तब भी वो ये बोलते हैं। जब छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के मन में पूरा आक्रोश और उबाल पूरे प्रदेश में आ गया है, तब भी वे बोलते हैं कि कोई शिकायत आई है क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पूरा युवा आक्रोशित होकर के रेल में जाकर बोल रहा है। बिलासपुर में लल्लन टॉप एक चैनल पे, मैं किसी चैनल का जनरली नाम नहीं लेता, लेकिन लल्लन टॉप चैनल पे आप देखिए कि युवा किस तरह से वो कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, वो छत्तीसगढ़ के आम युवा भाई बहन है, छत्तीसगढ़ के सामान्य घरों से आए हुए युवा हैं। उनके पेरेंट्स ने, किसी के पेरेंट्स ने जमीन बेचकर, किसी के पेरेंट्स ने गहना बेचकर उनको उनके भविष्य बनाने के लिए शिक्षा के माध्यम से उनको भेजा है। मैं भी उस पूरी प्रक्रिया से आईएएस की तैयारी के दौरान गुजरा हूं, इसलिए उस दर्द को मैं समझ सकता हूं। आने वाले दिनों में युवाओं के इसी आक्रोश को भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के माध्यम से सामने रखने वाली है। फिलहाल इस मुद्दे पर कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है। यहाँ हमें समझना होगा कि इस मुद्दे पर मौजूदा कांग्रेस सरकार की ओर से सबूतों की बात कही जा रही है। वहीं यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरह से ओपी चौधरी अपनी बातों को लगातार रख रहे हैं, जिस तरह से वो नए वीडियो लेके आ रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने चंद्रपुर के विधायक राम कुमार यादव का एक वीडियो रखा था। इस वीडियो पर सरकार के जिम्मेदार मंत्री कवासी लखमा ने उल्टे ओपी चौधरी पर कुछ आरोप लगा दिए थे। उन्होंने कैमरे के सामने कहा कि मैं तो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन सरकार में मंत्री हूँ। क्या कुछ कहा कवासी लखमा ने, आप उनके एक एक शब्द को गौर कीजिएगा। अब मेरा उदाहरण देखो, मैं स्कूल नहीं गया हूँ, मेरे को गांधी परिवार ने मंत्री बनाया, भूपेश बघेल ने मंत्री बनाया। इन लोगों को कभी फला नहीं पड़ता है। कभी कभी क्या नाम, कुरुद वाला विधायक क्या नाम, अजय जगह कैसा तरता है मेरे बारे में सोचने से। गरीब लोग को सेवा करने वाला, गरीब लोग को मदद करने वाला कांग्रेस पार्टी है। राम कुमार यादव एमएलए बन गया, इनको दर्द हो रहा है। ओपी चौधरी तुम्हारा बस्तर में लूट के लाया है, लूट का के जेल जाने वाला था, छोड़ दिया पार्टी, इसलिए अका बका हो रहा है। मैं चुनाव लड़ूंगा, उनको टिकट भी नहीं मिलेगा। जेल भेजने से भी गांधी जी भी गए जेल। इस वक्त देश के 5 राज्य इलेक्शन मोड में हैं।
छत्तीसगढ़ में टिकटों का वितरण एक बड़ी राजनीतिक समस्या बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने बीते 17 अगस्त को छत्तीसगढ़ में अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। दूसरी सूची के लिए करीब 24 घंटे का और इंतजार करना होगा, जब यहां एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह का आना हो रहा है। 28 सितंबर को भाजपा का मुख्यालय यानी कुशाभाऊ ठाकरे परिसर इस बात का गवाह होगा। दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक लगातार 5 घंटे बैठक करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची भी सामने आ जाएगी, क्योंकि 28 तारीख के बाद पितरपक्ष लगने वाला है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से रीति रिवाज और परंपराओं को महत्व देती है, तो ऐसे में हमारे पास जो अंदर खाने की जानकारी आई है उसके अनुसार अनेक नए चेहरे और खासकर युवा चेहरों को मौका दिया जा रहा है। ऐसे हालात में 30 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी का भी बिलासपुर आना हो रहा है। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि हाल में ही कांग्रेस के कद्दावर नेता राहुल गांधी का भी बिलासपुर आना हुआ था। उन्होंने ट्रेन में सफर किया था। इसके पहले उनकी कूली वाली वीडियो और फोटो भी सोशल मीडिया में खूब वायरल हुई थी। अब जब बिलासपुर आकर राहुल गांधी ने सीएम भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा व अन्य नेताओं के साथ यह दौरा किया, तो वह दौरा भला सोशल मीडिया में चर्चा में क्यों नहीं होगा। बिलासपुर की सभा के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी से डर लगता है। हमें राहुल गांधी की लोकप्रियता पर पूरा भरोसा है। तो उनको भय केवल कांग्रेस पार्टी से और भय राहुल गांधी से। दरअसल ये खास मौका था कि पीएम आवास से जुड़े हुए हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने का। निकट ही चुनाव है, बहुत जल्दी आचार संहिता लग जाएगी, इसलिए ढेर सारी जल्दी बहुत सारी घोषणाएं होनी बाकी है। आने वाली 28 तारीख को, जिस तारीख को अमित शाह छत्तीसगढ़ में होंगे, उसी तारीख को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे। इस तारीख के बारे में भी सीएम भूपेश बघेल ने समझाने की कोशिश की कि हम आचार संहिता लागू होने के पहले जल्दी कुछ और भी करने जा रहे हैं। 28 तारीख के खड़गे साहब आते और किसान मन के खाता में तीसरा केस राजीव अमितान क्लब के पैसा तो मिलबे करे। बेरोजगारी भत्ता भी 28 तारीख के, साथ ही भूमि श्रमिक न्याय योजना के किस्त 28 तारीख के, गोबर विक्रेता मन के खाता में पैसा 28 तारीख के। दरअसल बिलासपुर का मंच सजा था एक सरकारी कार्यक्रम के लिए, जहां पीएम आवास से जुड़े हितग्राहियों को लाभ पहुंचाना था। इस मौके पर कांग्रेस के सबसे पावरफुल नेता राहुल गांधी ने अनेक रोचक बातें कही। उन्होंने अपने भाषण के दौरान हिंदुस्तान की सरकार और दिल्ली की सरकार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पहले की तरह वो सीधे पीएम नरेंद्र मोदी का नाम नहीं ले रहे थे और न ही उन्होंने मोदी सरकार या भारत सरकार का उल्लेख किया। जो हिंदुस्तान की सरकार की जिम्मेदारी है, उसमें अभी हिंदुस्तान की सरकार ने जो छत्तीसगढ़ को पैसा देना था वो नहीं दिया है, और 7 लाख लोगों को जो आवास दिल्ली की सरकार के पैसे से मिलना था वो नहीं मिला। उनके लिए भी आज छत्तीसगढ़ की सरकार पैसा दे रही है। बहुत बार छत्तीसगढ़ की सरकार ने दिल्ली की सरकार से रिक्वेस्ट किया, आपकी जो जिम्मेदारी है उसे आप पूरा कीजिए, मगर दिल्ली की सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती है। दरअसल पीएम आवास छत्तीसगढ़ का बेहद संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। बीते 15 मार्च को भारतीय जनता पार्टी ने इसी मुद्दे पर विधानसभा का घेराव किया था। तब भाजपा के नए प्रभारी बनाए गए ओम माथुर से मेरी उस वक्त बात हुई थी। दरअसल पीएम आवास के ही मुद्दे पर जुलाई 2022 में मौजूदा डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने ग्रामीण विकास मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग से इस्तीफा दिया था। उन्होंने इस्तीफे की वजह रोजगार सहायकों की भर्ती के अलावा पीएम आवास योजना को भी कारण बताया था। दरअसल टीएस सिंहदेव जब आरोप लगा रहे थे तब उन्होंने वही भाषा का इस्तेमाल किया जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के विरुद्ध आरोप लगाती रही है कि गरीबों के हक का लाखों मकान छीन लिया गया। भारतीय जनता पार्टी का पहले आरोप
7 लाख मकानों का था। अब जो नए आरोप आ रहे हैं वो 16 लाख हितग्राहियों के लिए आ रहे हैं। यह मुद्दा भी विधानसभा चुनाव में जोर पकड़ने वाला है। यही कारण है कि मौजूदा कांग्रेस सरकार पीएम आवास के मुद्दे पर राहुल गांधी की सभा के माध्यम से कुछ बेहतर संदेश देने की कोशिश कर रही है। बिलासपुर के उस कार्यक्रम के माध्यम से सीएम भूपेश बघेल ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने जिस तरह से राहुल गांधी के सामने अपनी सरकार की योजनाओं को प्रस्तुत किया, वहां उनकी तारीफ करनी होगी। वो एक कुशल राजनीतिज्ञ की तरह खुद को प्रस्तुत कर पा रहे थे। मौजूदा विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस का अघोषित मुख्यमंत्री चेहरा है। अपने भाषण के अंत में सीएम भूपेश बघेल ने जिंदाबाद के जोरदार नारे भी लगाए। 1985 उस समय प्रधानमंत्री कौन रही से? राजीव जी। और ये योजना के का नाम रही से? इंदिरावास। सब जानते इंदिरावास। वो समय राजीव जी गरीब के सिर में भी छत होना चाहिए, ओकरो मकान बनना चाहिए, ये योजना की शुरुआत करी। और बाद इंदिरा जी से मन अतेक चीड़ थे, वो नामेल बदल दी सो योजना के और प्रधानमंत्री आवास हो गए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ की राजनीति में कांग्रेस के द्वारा गांधी परिवार की लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारे पास मुंगेली की डॉक्टर सरिता भारद्वाज जो कांग्रेस की नेत्री हैं और एक उम्मीदवार के रूप में अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रही हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताते प्रियंका गांधी के द्वारा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाले नारे की याद कुछ इस तरह से दिलाई। क्योंकि एक महिला होने के नाते हमसे कल हमारे पास फोन आया था माननीय स्वतंत्र मिश्रा जी जो शहर कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा हमें कहा गया कि आपको चंदा के रूप में 50,000 रुपये संगठन के लिए आपको देना है। तो हमने कहा क्यों चाहिए संगठन के लिए, शासन का कार्यक्रम है, संगठन करेगी उसको मैनेज, शासन की तरफ से होना चाहिए। तो बोले कि नहीं ये सहयोग राशि है, आप 50,000 रुपये दीजिए और जितने भी दावेदारी कर रहे हैं विधानसभा प्रत्याशी के रूप में सबसे हमने 50,000 रुपये लिए हैं। मैंने कहा ठीक है हम 50,000 रुपये देने के लिए तैयार है, हमको पावती चाहिए। तो बोले कि पावती वगैरह कोई नहीं कुछ नहीं मिलेगा आपको ऐसे करके। तो हमने कुछ नहीं कहा। उसके बावजूद भी मैं जब प्रत्याशियों की जो कुर्सियां लगी थी वहां पर मैं जब बैठी थी तो हमारी जो संगठन प्रभारी है सीमा वर्मा जी, वो बोली कि मैडम आप चंदा दी है। तो मैंने कहा मैं नहीं दी हूँ दीदी, मैं बोली। तो वो बोलती है कि आप बाहर चले जाओ। तो मैं बोली क्यों बाहर चले जाऊं? तो आप चंदा नहीं दिए हो। तो ये तो जो प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, उस थीम पर हम महिलाएं आगे आने का प्रयास कर रही हैं। क्योंकि मुंगेली विधानसभा से आज पर्यंत तक किसी महिला को मौका नहीं मिला है और हम गिने चुने 1-2 महिला ही उभर कर सामने आ रही हैं। यदि हमारे संगठन में हमारा अपमान हो रहा है तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता लोग हमारा सम्मान कैसे करेंगे? ये बात यदि बाहर जाती है तो भी हम ये बहुत निंदनीय है, क्योंकि ये पार्टी संगठन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आपने गौर किया होगा कि वो कह रही थी कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, लेकिन कैमरे के सामने बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ जो बातें उन्होंने कही आपने भी खूब समझा होगा कि वो कह क्या रही थी। आने वाले समय में इसी तरह के ढेर सारे और भी वीडियो सामने आने वाले हैं। चुनाव का दौर है, जब से मोबाइल कैमरे का जमाना आया है जनता पहले से कई ज़्यादा स्मार्ट हो चुकी है और नेता भी चतुर हो गए हैं, जो बोलते हैं संभल के बोलते हैं। क्योंकि लंबे समय से सिस्टम में बैठे हुए हमारे यही नेताजी सवेरे कुछ और शाम को कुछ कहने से नहीं चूकते। जब सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड ही हो जाएगा तो ऐसे में नेताजी अपनी बातों से कहां पलटी हो पाएंगे। चुनाव से पहले सीजीपीएससी हो या पीएम आवास का मुद्दा, यह उत्तर तो सिस्टम में बैठे हुए लोगों को देना पड़ेगा कि जो आरोप लग रहे हैं वो कितने सही हैं, क्योंकि जो शासन में बैठा होता है जवाबदारी उनकी ही बनती है। राजधानी रायपुर के हृदय स्तर जयस्तंभ चौक के सामने मल्टी लेवल पार्किंग में एडिशनल एसपी के ऑफिस के ठीक नीचे जिस तरह से एक नाबालिग लड़की से 2 दिनों तक बलात्कार होता रहा, रक्षाबंधन वाले दिन मंदिर हसौद में 2 बहनों के साथ जिस तरह से सामूहिक बलात्कार हुआ, ये घटनाएं समाज को विचलित कर देती है। यही कारण है कि इस वक्त सिस्टम अलर्ट मोड में है। कोशिश की जा रही है कि चुनाव से पहले इस तरह के कोई और बड़े आरोप नहीं लगे। यही कारण है कि भिलाई में 50 से ज्यादा आरोपियों की एक रैली निकाली गई। इस दौरान एक पुलिस अधिकारी ये कह रहे थे कि आने वाले समय में गणेश विसर्जन है, इसलिए कोई चाकूबाजी नहीं होनी चाहिए, यदि चाकूबाजी हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। आगे अभी गणेश विसर्जन होने वाला है और इस बात को अच्छे से तुम लोग ध्यान रखो, गणेश विसर्जन में एक भी चाकू चला
तो तुम लोग की खैर नहीं है। आम जनता से जुड़े हुए ऐसे ही मुद्दों को हम लगातार उठाते रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि यदि आपके पास कोई मजबूत जानकारी और ठोस सबूत हो, कोई वीडियो हो, तो हमें 9302503141 में आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम जनता की आवाज़ बनकर सिस्टम के सामने उन बातों को रखेंगे, कुछ चेहरों को बेनकाब करेंगे जो सफ़ेद पोश बनकर समाज को लूटने और ठगने में लगे हैं। जन सरोकारों से जुड़ा हुआ राष्ट्रबोध आपका अपना मंच है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।